So good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So this is the part 3 and final part of your miscellaneous exercise 11 of your chapter number 11, coordinate 3D geometry of your NCERT board syllabus. Okay. In the previous two sections, we covered questions up to question number 17. Right? यहाँ तक हो गया पूरा? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? If you feel any difficulty, any doubt, you can ask. Up to question number 17. No doubts? Okay. चलो तो फिर let's start question number 18. Good morning. Question number 18 read out करते हैं. Find the distance of the point this from the point of intersection of the line and the plane. Question समझ आया? कि we have a point. We have a point in the space. ये एक point है space में. एक हमारे पास line है space में. एक हमारे पास प्लेन है स्पेस में, यानी 1D 2D 3D तीनों ही चीजें इस बार हमारे पास, पॉइंट भी है, लाइन भी है, प्लेन भी है. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि साहब आप इंटरसेक्शन कराओ, किस किस का? लाइन का और प्लेन का. प्लेन का और लाइन का क्या करा दो बेटा? इंटरसेक्शन. कैसे कराते थे अपन, थोड़ा याद है आपको? हम लोग ऐसे एक प्लेन बनाते थे. लेट्स से कि ये तो है प्लेन और इसके आर पार एक लाइन भेजनी है, इसके आर पार एक लाइन भेजनी है, लाइक दिस. ये हो गई मेरी लाइन. ठीक है. प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था ना. लेट्स से ये P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. लेट्स से पाए तो है प्लेन, ये लाइन हो गई L. ठीक है. और P इसका क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एक और कोई दूसरा पॉइंट है, इसके बीच की दूरी निकालनी. समझ आया? समझ आया ना. जैसे कि एक और कोई दूसरा पॉइंट है, इसको यहां मार्क कर देता हूं, लिख देता हूं Q. -1, -5 एंड -10. अब इस P और इस Q के बीच की दूरी आपको सपोज करो उसको D मार्क कर दो, तो ये D आपको पता करना है. समझ आया? एक प्लेन है, एक लाइन है, एक दूसरे को छू रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन यू विल गेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जब भी दो चीजें टकराती है तो आपको इंटरसेक्शन मिलता है. पॉइंट और प्लेन टकराएंगे तो एक पॉइंट ही मिलेगा, सॉरी लाइन और प्लेन टकराएंगे तो एक पॉइंट ही मिलेगा. एक पॉइंट मिल गया आपको स्पेस में, वो पॉइंट कहीं स्पेस में है जहां पे वो टकरा रहे हैं. एक पॉइंट आपको गिवन दे दिया, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी. अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते. सॉरी, गॉड ब्लेस मी. देखो, हाँ, देखो Q तो ऑलरेडी गिवन पॉइंट है, P हमको निकालना है, रिक्वायर्ड पॉइंट है ना. एक बार ये दोनों पॉइंट्स निकल गए, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे, क्लास 11 से कर रहे हैं, याद है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर का सम का रूट. ठीक है. क्लास 10th में 2D में करते थे, उसमें केवल x2 - x1 एंड y2 - y1 होता था. अभी क्लास 11th में फिर आपने सीखा होगा 3D में, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 एंड z2 - z1 तीनों का होल स्क्वायर का सम का रूट. तो अब आपका पहला टारगेट क्या है कि कैसे भी सर ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर ले ना. किसने कहा ऐसा? किसने कहा ऐसा? कहीं भी गिवन नहीं कि उसके परपेंडिकुलर है. सपोज करो प्लेन ये है, सपोज करो प्लेन ये है और पॉइंट कहीं यहाँ है, तो ये जो लाइन बनेगी परपेंडिकुलर कहाँ बन रही है? ये लाइन परपेंडिकुलर थोड़ी ना. बेटा डी नहीं पूछा आपसे, आपसे ऐसे नहीं कहा कि पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी निकालो, पॉइंट और पॉइंट के बीच की दूरी निकालो. ये इसको एक पॉइंट कंसीडर करो, इसको एक पॉइंट कंसीडर करो. ये पॉइंट निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि लाइन और प्लेन को इंटरसेक्ट करवाओ. लाइन और प्लेन को इंटरसेक्ट करा, एक पॉइंट मिल गया. अब पॉइंट और पॉइंट के बीच की दूरी है. इन दोनों पॉइंट से जब अपन एक लाइन या एक वेक्टर बनाएंगे तो वो जरूरी नहीं है प्लेन के परपेंडिकुलर. सपोज करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ निकला, इस जगह पे है ना, और पॉइंट है यहाँ पे, तो लाइन कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी. तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना. सपोज करो पॉइंट यहाँ है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, तो चलो मान लेते हैं परपेंडिकुलर बनेगी. लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 360 डिग्री कैसे भी घूम सकता है. ये जरूरी नहीं है कि इसके परपेंडिकुलर. प्लेन और प्लेन के बीच में और पॉइंट के बीच में दूरी पूछता है, तब अपन परपेंडिकुलर दूरी मानते हैं. प्लेन के बीच में और पॉइंट के बीच में दूरी नहीं पूछ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट दूरी पूछ रहा है. ठीक है ना. चलिए अब सुनना ध्यान से.
सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट लाइन है ना, तो ये तो हो गई हमारी लाइन। लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ना, लाइन एल मान लो उसको। इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है वेक्टर आर इक्वल टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप। ये तो हो गया उसका जो पॉइंट वाला पार्ट होता है, और ये इसका डायरेक्शन वाला पार्ट 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। ये तो हो गई लाइन। आ जाओ नेक्स्ट, लाइन के बाद हमको प्लेन भी गिवन है। प्लेन का नाम हमने क्या रख दिया है? पाई। प्लेन का नाम हमने पाई रखा है। प्लेन की इक्वेशन कहीं यहाँ है, ये रही, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू क्या है वहां पे? 5 है, वहां पे क्या है? 5। ये हो गया लाइन, ये हो गई प्लेन, राइट। और साथ में हमको एक पॉइंट क्यू गिवन है ना। क्या गिवन है बेटा? पॉइंट क्यू। और पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर को, पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर को ओ क्यू मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट में वेक्टर बी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि पी पॉइंट को वेक्टर ए मार्क करेंगे ना अपन, तो इसको क्या मार्क कर लेते हैं? वेक्टर बी। क्या कोऑर्डिनेट्स है? -1 -5 -10। मैं क्यों पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूँ? क्योंकि ऊपर भी दोनों वेक्टर फॉर्म में, अगर ऊपर दोनों कार्टेशियन फॉर्म में होते तो मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में रख देता इसको, है ना, ताकि तीनों सेम हो जाए। तो -i कैप -5 j कैप -10 k कैप। तो ये तो हो गई साहब गिवन इन्फॉर्मेशन, लाइन, प्लेन, पॉइंट। अब इसका क्या कराना है आपको? नेक्स्ट सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, इन दोनों का। अब इंटरसेक्शन कराने के बाद ध्यान से सुनना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्लास 10 से सीख रहे हैं। क्लास 10 में अपन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन कराते थे, याद है? एक लाइन की एक इक्वेशन होती थी, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन सीखा होगा ना, लीनियर इक्वेशन है ना। एक दूसरी लाइन की दूसरी इक्वेशन होती थी, दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करवाया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे? हमारे पास 3 तरीके थे। इसमें से पहला तरीका क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते थे? एक में से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरी में डालते थे, और दोनों में कॉमन क्या होता था? एक्स वाई। सपोज करो अभी 3D है तो XYZ। तो वेक्टर फॉर्म में XYZ क्या होता है? वेक्टर आर। तो आप ध्यान से देखो, दोनों में वेक्टर आर कॉमन है ना। उसमें भी वेक्टर आर दिखाई दे रहा है, इसमें भी। किसी भी चीज से वेक्टर आर की इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरी में डाल दो। चाहो तो पहली इक्वेशन से वेक्टर आर की वैल्यू निकालो और दूसरी में डाल दो, चाहो तो दूसरे में से निकाल के पहली में डाल दो। दूसरे में से निकालना भारी होगा, क्यों? क्योंकि दूसरे में आर जो है डॉट प्रोडक्ट के साथ है। किसके साथ है? अब डॉट प्रोडक्ट है तो ये उधर जाके, ये पूरी चीज उधर जाके कैसे ऑपरेट करेगी ये हमको नहीं आता, सीखा ही नहीं कभी, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि 5 के नीचे आ जाएगी ऐसी चीज का थोड़ा ना। तो ये चीज मुश्किल है। बट वहां से तो फर्स्ट इक्वेशन से तो आर की वैल्यू एज इट इज उठा सकते हो ना, और यहाँ पे डॉट आर की जगह पुटअप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से उठाया, वहां पुटअप किया, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा। और एक बार लैम्डा मिल गया तो उस लैम्डा को जहां पे लैम्डा दिया हुआ है वहां पे पुटअप करके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। करके देखें। तो लेट्स से कि ये तो है इक्वेशन 1, ये तो है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। क्या कर रहा हूं मैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 2। वी गेट। तो वेक्टर आर की वैल्यू ये है, इसको मैं इसकी जगह पुटअप कर रहा हूं। किसकी जगह? इसकी जगह। तो मैं इस आर वेक्टर की जगह पूरी कहानी लिख देता हूं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 2 k कैप। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर आर की वैल्यू, है ना। इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये तो पूरा वेक्टर आर है। इसका डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ में, इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ में, i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस k कैप। समझ आया? इक्वल टू क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस निकालने के लिए 5 दिया हुआ है आगे, है ना। मतलब इसका कांस्टेंट टर्म 5 है, ठीक है, इक्वल टू 5।
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट बोलो, इन दोनों से आई कैप का कंपोनेंट बताओ। 2 + 3, 6 किसने का, 2 + 3 लैम्डा, ये आई कैप का कंपोनेंट है, और उधर आई कैप का कंपोनेंट क्या है, 1। तो 2 + 3 लैम्डा इंटू 1। आपको एग्जाम में 2 स्टेप में करना है। पहले तो इसमें से क्या करना है, आई कैप के कंपोनेंट अलग करने, जे कैप के कंपोनेंट अलग करने, के कैप के अलग करने, उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको डॉट प्रोडक्ट करवाना है इसका इससे। लेकिन अभी टू सेव टाइम मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं, उससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी डायरेक्ट करोगे तो देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आई कैप का कंपोनेंट 2 + 3 लैम्डा, ये यहाँ से आई कैप का कंपोनेंट मिला, और वहां से आई कैप का कंपोनेंट है 1। ठीक है, प्लस जे कैप का कंपोनेंट बोलो यहाँ से -1 + 4 लैम्डा, वेरी गुड, इनटू यहाँ पे जे कैप का कंपोनेंट बोलना -1, प्लस के कैप का कंपोनेंट बोलो कंबाइंड 2 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय के कैप का कंपोनेंट यहां से बोलना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? नो डाउट, ओके। तो मल्टीप्लाई करो, 2 + 3 लैम्डा को 1 से करेंगे, सेम 2 + 3 लैम्डा, एंड इसको -1 से करेंगे तो -1 इंटू -1 +1, 4 लैम्डा इंटू -1 माइनस का 4 लैम्डा, और 1 से इसको करेंगे तो 2 + 2 लैम्डा सेम इक्वल टू 5। तो लैम्डा लैम्डा एक साइड करना, 3 + 2 5, 5 - 4 यानी सिंगल लैम्डा, 2 + 1 3 + 2 5, और 5 उधर चला जाएगा तो 5 - 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई बेटा, लैम्डा की वैल्यू आई 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों? लैम्डा की वैल्यू 5 - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू मैं लैम्डा की जगह पे पुट अप करूंगा जहां पे लैम्डा होगा, यहाँ पर ये, ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन में आएगा लैम्डा, तो उसकी इक्वेशन में तो आएगा नहीं। तो जैसे ही मैं इसको पुट अप करूंगा तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे कर देता हूं। अब अपन क्या कर रहे हैं, नाउ पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखो पुटअप कर रहा हूं। अब आप खुद इमेजिन करो बेटा, लैम्डा जब मैंने यहाँ पे 0 पुटअप किया, खत्म हो गई ना सारी कहानी, 0 इंटू समथिंग 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 सब खत्म खत्म हो गया। तो केवल इतना पार्ट रह जाएगा इक्वेशन 1 में, बोलो केवल इतना ही पार्ट रह जाएगा। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, देखो ध्यान से, दिखाई दिया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, और वेक्टर फॉर्म में वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी सपोज करो वेक्टर आर को खोलोगे तो क्या मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही मिलेगा वेक्टर आर को कंपोनेंट फॉर्म में। और उधर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई, राइट। तो यहां से एक्स क्या निकला 2, वाई क्या निकला -1, जेड के, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है? चलो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे। तो एक्स की वैल्यू इम्प्लाइज, तो यहां से एक्स की वैल्यू हो गई 2, वाई की वैल्यू हो गई -1, जेड की वैल्यू हो गई 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2, -1, 2, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसकी हमको तलाश थी। समझ आया? क्या निकला 2, यहां मार्क कर दो, चलो -1, 2। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, हालांकि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, है ना? आपको केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा ना निकालना था। अब आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस गिवन पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, जिसको अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली निकाल देंगे। यहां तक कोई भी डाउट नहीं बच्चों? ओके, चलो अब थोड़ा सा गैप स्पेस बनाते हैं, ऊपर देखो। अब क्या निकालूंगा, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू। देखो अगर आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस पी क्यू वेक्टर फॉर्म में पता है कैसे निकलेगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का
पोजीशन वेक्टर। भाई टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते थे। अगर पी क्यू को एक वेक्टर मान लें तो क्यू टर्मिनल पॉइंट है, तो वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर, और वेक्टर ओ क्यू आपने कहीं दिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और वेक्टर ओपी जो है आपके पास, यही वेक्टर, ये जो वेक्टर आर है ना, यही तो वेक्टर ओपी है। तो दिस माइनस दिस करना है अगर आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते। नहीं निकालना चाहते, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने वेक्टर फॉर्म में इतना क्लियरली सीखा नहीं है और सिखाया भी नहीं है एनसीईआरटी में कहीं। तो चलो फिर अपन क्या निकालते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। वेक्टर वेक्टर नहीं लिख रहा हूं मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिंपली माइनस करूंगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम तो कर ही दिया, और इसका पूरे का रूट। चलो जस्ट पुट द वैल्यूज, और मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा ना माइनस करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। तो x2 क्या है, देखो q पॉइंट को x2 y2 z2 मानेंगे, एंड p पॉइंट को x1 y1 z1 मानेंगे। हालांकि अगर हम उल्टा मान ले तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट जो सिस्टम है टर्मिनल माइनस इनिशियल उसी को फॉलो करेंगे। तो x2 माइनस x1, तो q पॉइंट को क्या मान रहे हो, x2, q पॉइंट कहाँ है मेरे पास, ये गिवन है q पॉइंट। तो -1 और p पॉइंट यानी कि -1 -2 मैं सीधे ही लिख दे रहा हूं, आपको दो स्टेप में लिखना, -1 -2 -3, और -3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, समझ आया ना, पूरा लिख के बताऊं, चलो लिखिए लो, -1 -2 का होल स्क्वायर। चलो y2 माइनस y1 में -5 माइनस -1, तो -5 + 1 हो गया ये का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 में -10 -2 का होल स्क्वायर का सम तो कर ही दिया है, का रूट और करना है। ठीक है, कहाँ गया वो यार, क्लोज हो गया क्या एक्सीडेंटली। आंसर बता दो बस। ओके स्टूडेंट्स, वो आ जाओ, वापस आ जाओ। कहाँ तक हो गया था, बिकॉज वो सब कुछ एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। तो मुझे बताओ, -3 का होल स्क्वायर था, राइट। बाकी सब तो समझ में आ ही गया था ना बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेना कोई ऑनलाइन स्टूडेंट से, तो इससे पहले की वीडियो का स्क्रीनशॉट। हाँ, तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16, आगे क्या बचा था, -12 का होल स्क्वायर 144 का सम का रूट करना है। सो इट विल कम आउट टू बी 169। 269 कैसे आएगा 269, बोलो। 13 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस पी क्यू है आपकी, राइट, यानी उस पी और उस क्यू पॉइंट के बीच की दूरी है। 13 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। बोलो, कोई डाउट किसी को, बोलो 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 बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? नो, नो। ओके चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 19th। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है बच्चों। अच्छा, उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो इस पॉइंट से तो पास करती है, और पैरेलल किससे, इन दोनों प्लेन से वो पैरेलल है, यानी दो प्लेन से पैरेलल है और एक पॉइंट से वो पास करती है। समझ आया। तो जो दो प्लेन से वो पैरेलल है, सबसे पहले मैं उस प्लेन उन दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख दूं। देखो प्लेन वन को लेट से π1 से मार्क कर देते हैं अपन। प्लेन वन को लेट से π1 से मार्क कर लेते हैं। तो π1 की इक्वेशन है ये वाली जो दिख रही है, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 5। और π2 जो दूसरा प्लेन है उसको मार्क कर देता हूं मैं, वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस k कैप
इक्वल टू 6। ठीक है जी, ये तो दो प्लेन हैं जिससे क्या है, पैरेलल है परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। ये लाइन क्या है, इससे पैरेलल है। ठीक है जी, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन बनानी है और लाइन के लिए पॉइंट भी दिया हुआ है। क्या की दिया हुआ है, 1,2,3। तो मुझे बताओ, हमने सीखी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन बना की बात कर रहा हूं मैं ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा दिया हुआ है मुझे, 1,2,3, 1,2,3। बताओ कैसे बनती है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो 1,2,3 से पास कर रही है। जो जनरल इक्वेशन वैसे बनती है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। जहां पे वेक्टर ए क्या होता है, यही तो होता है जो पॉइंट जहां से वो पास कर रही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, जो आपकी इक्वेशन बनी, वेक्टर आर इक्वल टू, ए की जगह लिख दूंगा मैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, अब लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी नहीं है ना मेरे पास वेक्टर बी नहीं है। वेक्टर बी की जगह तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो वेक्टर बी को मैं लेट से मान लेता हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, थ्रू अ पॉइंट, इसको भी कंप्लीट कर दो, पॉइंट एंड इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर बी मिसिंग है मेरे पास, है ना। यही तो होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते थे, एक तो पैरेलल वेक्टर मिलता था, वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर बी, और एक पॉइंट मिलता था। तो पॉइंट तो है 1,2,3 और पैरेलल है वेक्टर बी, और वेक्टर बी को हाल फिलहाल के लिए मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब आपको फाइनली ये इक्वेशन बनानी है, ये आपका टास्क है। तो इसमें केवल जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है, ए बी और सी। एक बार एबीसी निकल गए तो पुट अप द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर इक्वेशन, राइट। अब ये एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो प्लेन्स गिवन है, आपको कह रखा है कि ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो मुझे बताओ, लाइन टू प्लेन जब चलते हैं तो पैरेलल के केस में परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन डालते हैं, और परपेंडिकुलर के केस में, भाई आप समझो ना, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, देखो इधर स्क्रीन पे, ये प्लेन है। मान लो इस प्लेन से ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है, इससे पैरेलल ऐसे ही होगी बिल्कुल। अब अगर ये इससे पैरेलल है तो इसके नॉर्मल वेक्टर से तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर ही तो है। तो नॉर्मल वेक्टर और इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर वाला रिलेशन लगाऊंगा ना, समझ में आ गई बात। तो अगर लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन लगाते हैं प्लेन से, मतलब लाइन टू प्लेन में उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में परपेंडिकुलर वाला रिलेशनशिप लगा दूंगा, वो तो लगा दूंगा सर। अब आप सिंपली देखो किस किस के बीच में लगाएंगे। तो प्लेन की डायरेक्शन का काम ये करता है, और लाइन की डायरेक्शन का काम ये भाई करता है। दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। देन अगेन दूसरा प्लेन से भी वो पैरेलल है, तो प्लेन की डायरेक्शन का काम कौन करता है, ये करता है, और लाइन की डायरेक्शन का काम तो यही करता है। फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, तो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के आएगी। समझ आया बच्चों, समझ आया। मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज, यहां से सपोज करो इसको मैं वेक्टर n1 मान लू, वेक्टर n1 मान लू, और इसको क्या मान सकता हूं, वेक्टर n2, वेक्टर n2 मान लो। तो वेक्टर n1 को मैं लिख देता हूं, क्या आया मेरे पास, वेक्टर n1 आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और यहां से वेक्टर n2 आ गया मेरे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप, और आगे क्या है, प्लस k कैप। ठीक है जी, चलो। तो अब सबसे पहले मुझे गिवन है, सिंस द लाइन इज पैरेलल, सिंस द लाइन, सपोज करो ये लाइन है, लाइन को L मार्क कर देता हूं, सिंस द लाइन L is parallel to both the planes, to both the planes, both the planes pi1 and pi2, so दोनों के साइमल्टेनियसली दोनों के सॉल्व करते हैं। तो सो यहां से वेक्टर n1 परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, वेक्टर b के, और उसके भी वो पैरेलल है, तो एंड बीच में लगा देता हूं ताकि दोनों के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा, राइट। एंड
वेक्टर n2b परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर b के। अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो वेक्टर n1 की कंपोनेंट फॉर्म है i कैप माइनस j कैप, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज इंप्लाइज वेक्टर n1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इक्वल टू 0, और यहां से वेक्टर n2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इक्वल टू 0। वेक्टर n1 क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b क्या है, अभी तो अज्यूम किया हुआ है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इधर आ जाओ, वेक्टर n2 क्या है, 3i कैप, एंड लगा दो बीच में, एंड हाँ 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वही वेक्टर b के साथ, a i कैप जो अज्यूम किया हुआ है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 0। चलो डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो i इंटू ए, ओ सॉरी 1 इंटू ए, 1 इंटू ए क्या हो जाएगा a, माइनस 1 इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस बी, और 2 इंटू सी क्या हो जाएगा बेटा 2c इक्वल टू 0। और यहां से क्या मिलेगा 3 इंटू ए यानी 3a, 1 इंटू बी यानी कि b, एंड 1 इंटू सी यानी कि c इक्वल टू 0। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने कल भी आया था जिसमें ए बी सी तीन वेरिएबल में दो इक्वेशंस बनी थी, राइट, तीन वेरिएबल्स में दो इक्वेशन बनी थी, तो तीन वेरिएबल में तीन ही इक्वेशन हो तब जाके एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू मिले मुझे, लेकिन दो है तो आप कल वाली टेक्निक यूज करेंगे, किसी भी दो वेरिएबल को तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर पुटअप कर देंगे, जो तीसरा वेरिएबल भी एलिमिनेट हो जाएगा। एक तरीके से मान के चलो तीसरी इक्वेशन का काम ये कर रही है जो गिवन है ना, जिसमें पुटअप करना है फाइनली, राइट। तो कल वाली टेक्निक के तहत मैं क्या निकालता हूं, इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो देखो मान लो ये कि इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो आप देखो ध्यान से इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो b तो एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस माइनस बी प्लस बी दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, माइनस बी प्लस बी एलिमिनेट हो जाएगा, तो जस्ट वी विल ऐड द बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं सबसे पहले करने वाला हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो बोलो a प्लस 3a क्या हो जाएगा 4a, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, 2c प्लस सी, 2c प्लस सी प्लस का 3c, एंड 0 प्लस 0 आरएचएस में 0 ही रहेगा, तो यहां से a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c निकल जाएगी, क्या निकलेगी 3c उधर जाएगा माइनस 3 और 4 डिवाइड हो जाएगा माइनस 3/4 c, राइट, समझ आया। अब ये a की वैल्यू कहीं भी पुटअप कर दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, चाहो तो 2 में पुटअप कर दो, तो आपको b की वैल्यू भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ c। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, पुटिंग a इक्वल टू माइनस 3/4 c इन इक्वेशन 1 में ही कर दो, चाहे से इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 यहां से बन जाएगी, बोलो a की वैल्यू तो ये पुटअप कर दिया आपने क्या माइनस 3/4 c, और माइनस बी एज इट इज 2c एज इट इज इक्वल टू 0। बोलो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो क्या होगा माइनस 3c माइनस 4b प्लस 8c इक्वल टू 0, माइनस 3c प्लस 8c प्लस का, ऊपर कर देता हूं यहाँ पे स्पेस का मैं, इसके बाद इम्प्लाइज क्या हो जाएगा माइनस 3c प्लस 8c प्लस का 5c माइनस 4b इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज अब c की वैल्यू बता, सॉरी b की वैल्यू बता दो इन टर्म्स ऑफ b, इन टर्म्स ऑफ c, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5/4c। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ c, और आपके पास b भी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ c, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, तो वही टेक्निक कि किसी भी दो वेरिएबल को किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख दो, पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करो, एक वेरिएबल एलिमिनेट करवाओ, फिर उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ तीसरा वेरिएबल आ जाएगी। अब इस a की और b की वैल्यू पुट कर दो किसमें, इसमें, तो उससे क्या है ए बी सी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करें। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल जगह नहीं बची है, तो स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो या कुछ नोट करना हो तो जल्दी कर लो। नहीं तो फिर क्या अपन जुगाड़ लगाएंगे तो वैसे भी मिट जाएगा, जिससे पहले अपन ने होशियारी करने की कोशिश करी, फिर अपना ही टाइम वेस्ट हुआ, तो इसलिए फटाफट से
इसको डिलीट ही कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट। अभी यहां से मेन पार्ट है लाइन की इक्वेशन, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये बता देना मुझे नेक्स्ट पेज पे आप लोग, है ना। मैं डिलीट कर दूं, क्या क्या बताओगे? एक तो लाइन की इक्वेशन, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू, यही तो पुटअप करनी है। चलो तो मैं कर रहा हूं अब नेक्स्ट पेज पे पुटिंग। पुटिंग बोलो, ए की वैल्यू क्या आई? बोलो बोलो बोलो, -3/4 सी, एंड बी की वैल्यू बोलो 5/4 सी। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ लाइन, इन इक्वेशन ऑफ लाइन एल, लाइन एल वी गेट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल बता दो एक जरा, क्या था? वेक्टर आर इक्वल टू बोलो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, हाँ, प्लस लैम्डा टाइम्स ए की वैल्यू है ना हमारे पास, क्या? -3/4 सी, दिस मच ऑफ आई कैप, आगे बोलो प्लस बी की जगह क्या पुटअप करेंगे? 5/4 सी जे कैप, और जो सी की वैल्यू तो वही रहेगी सी के कैप। तो आप देखो यहाँ पे हर एक चीज सी की फॉर्म में चली गई, तो इस सी को बाहर निकाल सकते हैं। इनफैक्ट 4 को भी 1/4 को भी बाहर निकाल सकते हैं, 1/4 को भी बाहर निकाल सकते हैं क्या हम? बताओ। 1/4, हाँ उधर 4c हो जाएगा, सही तो कह रहे हैं। चलो तो ऐसे ही करते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू आई, भाई डिनोमिनेटर एलिमिनेट कर देते हैं, इजीएस्ट फॉर्म बना देते हैं इक्वेशन की, +3k कैप। ठीक है, तो लैम्डा तो ऑलरेडी है मेरे पास, यहां से क्या बाहर निकाल रहा हूं मैं? c/4, क्या निकाल रहा हूं? c/4, क्या बचा? -3 आई कैप, बोलो आगे 5 जे कैप, और ये 4c तो बाहर आ गया, सॉरी 4k कैप। ठीक है, अब मुझे बताओ c/4 इंटू लैम्डा एक स्केलर होगा? होगा नहीं होगा? तो इसको मैं कोई नया स्केलर रख सकता हूं, जैसे λ1 या म्यू, कुछ भी रख के, और हम फाइनल इक्वेशन बना देंगे, वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, इसको लेट से कि क्या ले लो, म्यू ले लो या λ1 ले लो, λ1 इंटू -3 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैच कर लो आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन। मैच करो पीछे से फटाफट। करेक्ट। हाँ तो पहले λ1 माना होगा, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आरबिट ये जो स्केलर है अपन कुछ भी मान सकते हैं, म्यू लैम्डा के कुछ भी मान सकते हैं ना। अपन पहले λ1 मान ले, अब वो तो क्या इनको तो पता था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने पहले λ1 मान लिया, और λ1 आप इधर लिख देना वेयर, ये इन्फॉर्मेशन जरूर लिख देना, वेयर λ1 इक्वल टू, जैसे अपन इंटीग्रेशन में लिखते थे नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेते थे, है ना, वेयर λ1 इक्वल टू लैम्डा इंटू सी बाई, चलो बात खत्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी? 20। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। मुझे कोई बताएगा 19 एंड 20 में क्या तो सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? अभी अभी जो किया और अब जो करने वाले हैं, क्या तो सिमिलैरिटी है एंड क्या इसमें डिफरेंसेस हैं? उसमें 2 प्लेन्स गिवन थे, 2 लाइंस गिवन है, यस। पहले तो सिमिलैरिटी बताओ, सिमिलैरिटी। उसमें भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, इसमें भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, इसमें भी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, इसमें भी लाइन एक पॉइंट से, ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस क्या है? ये लाइन 2 प्लेन के पैरेलल थी, और ये लाइन 2 लाइंस के, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैं बताऊं, कुछ भी डिफरेंस है नहीं, टोटल सिमिलर है क्वेश्चन, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। 2 प्लेन से पैरेलल होना और 2 लाइन से परपेंडिकुलर होना सेम ही बात है भाई। लाइन टू लाइन परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन लाइन टू प्लेन पैरेलल वाली सिचुएशन के बराबर है ना। लाइन टू प्लेन पैरेलल था तब अपन ने क्या किया था? डॉट प्रोडक्ट 0 किया था। अभी लाइन टू लाइन परपेंडिकुलर है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 ही करेंगे।
भाई लाइन टू प्लेन उल्टा हो जाता है ना, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो यूं ही हो जाएगा। अब मैं इसमें ज्यादा आपको व्याख्या नहीं दूंगा, मैं सीधे बना रहा हूं इक्वेशन। देखो वेक्टर आर इक्वल टू, पॉइंट क्या है आपकी बार 1 2 -4, बोलो आई कैप प्लस 2 जे कैप -4। प्लीज जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ से वीडियो देखेंगे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, राइट। प्लस वही बी वेक्टर एबीसी मान लूंगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये तो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो हमको निकालनी है, ये तो है हमारी रिक्वायर्ड। अब क्योंकि 3 लाइंस हो गई बेटा, तो लेट्स मार्क इट L1 L2 एंड L3। पहले तो क्या लाइन एक ही थी, अब L2 और L3 तो गिवन है, गिवन है कि नहीं है बोलो, L2 और L3 गिवन है। तो क्योंकि आपको वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो L2 की वेक्टर इक्वेशन बता सकता है कोई? L2 की वेक्टर इक्वेशन, आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, L2 की वेक्टर इक्वेशन बता सकता है कोई? देखो इसमें पॉइंट कौन सा माना जाता है, ये 8 -19 +10, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 8 आई कैप -19 जे कैप और +10 के कैप। और क्योंकि अब 3 लाइंस हैं, तो फिर इसको मान लो λ1, उसको मान लो λ2 एंड इसको मान लो λ3, क्योंकि 3 लाइंस है ना, λ1 और सेकेंड वाले में मान लेंगे λ2 प्लस लैम्डा टाइम्स 2। और इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो नीचे वाले 3 -16 एंड 9, तो 3 आई कैप -16 जे कैप एंड +7 के कैप, राइट। और L3 बोल दो, L3 बोल दो। वेक्टर R इक्वल टू L3 का पॉइंट क्या होगा, नहीं +15 +29 +5 15 आई कैप, आगे बोलो 29 जे कैप, आगे बोलो 5 के कैप एंड इसका वो स्केलर λ3 मान लेते हैं। और डायरेक्शन रेशियोस नीचे गिवन है ही, 3 आई कैप +8 जे कैप -5 के कैप। तो ये तीनों लाइंस हो गई। अब एक बार इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर कर दो और एक बार इसके परपेंडिकुलर कर दो, वही सेम आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो मैं सीधे परपेंडिकुलर कर रहा हूं, देखो बच्चों क्या करोगे। लेट्स से कि ये तो है B1 वेक्टर B1, ये है वेक्टर B2 और ये है वेक्टर B3। तो सबसे पहले आप B1 डॉट प्रोडक्ट B3 0 करोगे और B1 डॉट प्रोडक्ट B2 भी फिर 0। पहले B1 B2 कर दो, चलो B1 B2 0 करोगे, क्यों? क्योंकि B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर है ना। चलो चेंज कर दो, B1 और B2, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इंप्लाइज उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, B1 डॉट B2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड साइमल्टेनियसली दूसरा केस, B1 जो है B3 से भी परपेंडिकुलर है। भाई ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दैट मींस उनके डायरेक्शन वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा, B1 डॉट B2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो कर दो फटाफट अब, है ना। B1 डॉट B2 में सीधा कर रहा हूं, A इंटू 3 डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं ना। B इंटू -16 बोलो -16B और C इंटू 7 यानी कि +7C इक्वल टू 0। यहां से आ जाओ, B1 और B3 करना है, 3 इंटू A 3A, 8 इंटू B 8B एंड -5 इंटू C -5C इक्वल टू 0। अब की बार 3A कैंसिल आउट हो सकता है ना। लेट्स मार्क इट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस भी इक्वेशन नंबर 2। ये तो हो गई इक्वेशन 1 एंड ये हो गई इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन 2। तो वही इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, तो 3A तो यूं ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3A - 3A कैंसिल आउट हो गया, -16B और -8B हो जाएगा -24B और 7C -5C यानी प्लस का 12C इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो B की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ C, क्या होगा बोलो, ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर, तो 12/24C यानी कि 1/2C, राइट। समझ में आया, B की वैल्यू 1/2C होगा। 24 भी उधर चला जाएगा, +24 भी हो जाएगा, तो B की वैल्यू निकालेंगे तो 12/24 यानी कि 1/2C। अब इसको पुटअप कर दो किसी में भी ताकि A की वैल्यू आ जाए, तो पुटिंग
पुटिंग b इक्वल टू 1/2c इन इक्वेशन 1 ही कर दो चाहे से, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3a था तो 3a तो 3a ही रहेगा, -16b था, b की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हो बेटा, 1/2c प्लस 7c इक्वल टू 0, ये कट गया 8 टाइम्स, तो इट विल कम आउट टू बी 3a माइनस 8c प्लस 7c इक्वल टू 0। इट विल कम आउट टू बी व्हाट इज -8c प्लस 7c, इसी स्टेप में कर देता हूं, -8c प्लस 7c क्या होगा, -c इक्वल टू 0। तो मुझे बता दो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c 1/3c। तो अब आपके पास b की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ c और आपके पास a की वैल्यू भी है इन टर्म्स ऑफ c, दोनों को उसमें पुटअप कर दो जो मिसिंग पार्ट था एंड यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। चलो पुटअप कर देते हैं। तो L1 की इक्वेशन बनती है यहां से, बोलो वेक्टर r इक्वल टू, ये तो रहेगा एज इट इज, पॉइंट तो एज इट इज रहेगा 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस λ1 है ना वहां पे, λ1 a की जगह क्या पुटअप करोगे 1/3c i कैप और प्लस b की जगह क्या पुटअप करोगे 1/2c j कैप एंड c k कैप एज इट इज। अब की बार क्या कॉमन ले लें, इम्प्लाइज, ये नई इक्वेशन बना रहा हूं अब यहां से डायरेक्टली, वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसमें तो नो चेंज, ठीक है। बोलो 1/3c, नहीं 3 और 2 का एलसीएम ले लो बेटा, तो 1/6c बाहर आ गया, तो λ1 इंटू 1/6c को हम लैम्डा लिख देते हैं क्योंकि लैम्डा अभी तक कहीं लिया भी नहीं है, फाइनल हमारा स्केलर लैम्डा आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, c तो गया 2i कैप, c तो गया ना बेटा बाहर, c तो गया बाहर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2i कैप प्लस 3j कैप और वहां से प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, वेयर यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, λ1 इंटू क्या कॉमन लिया था अपन ने, c/6, खत्म। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, मैच कर लो पीछे से। तो समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चन कैसे सेम है, क्योंकि इसमें लाइन पैरेलल टू प्लेन दिया हुआ है, इसमें लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिया हुआ है, तो बात एक ही है, बोलने के दो तरीके। क्या इक्वेशन तक ही है, कहां तक, ये हमने निकाले, ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है बेटा कि इसमें से 1/3c को कॉमन लेंगे तो λ1 इंटू 1/3c कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे λ1 इंटू 1/6c को फिर हमने नया स्केलर मान लिया लैम्डा, ठीक है। वो अपन ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, वो नहीं देगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको एग्जाम में देनी है। आंसर तो खैर यही है ना, आंसर यही रहेगा, वो तो पिछली बार में भी नहीं दी होगी उसने, पिछली बार में भी अपन ने उसको म्यू या λ1 माना था तो उसने कहाँ दी थी, हम लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, हमारा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। L3 की तो गिवन है ना, L3 L2 की गिवन थी, L1 की हमको निकालनी थी, L1 में भी पॉइंट वाला पार्ट गिवन था, केवल डायरेक्शन ABC वाला पार्ट अपने को सॉल्व करना था। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से, अभी सपोज करो इसमें वेक्टर इक्वेशन पूछी है, सपोज करो वो कार्टेशियन इक्वेशन पूछता ना, तो हम सीधे नंबर्स के साथ गेम खेल के और सारा काम कर देते हैं। देखो मुझे पता ही है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, 3 इंटू A 3A, -16 इंटू B -16B, 7C इक्वल टू 0, सीधे कर सकते हो है ना, अगर कम वेटेज है तो। फिर 3 इंटू ए 8 इंटू बी माइनस, उसके तो मान लिया मैंने डायरेक्शन रेशियोज ABC, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट बिकॉज उसने वेक्टर इक्वेशन ही पूछी थी तो हम शुरुआत से वेक्टर इक्वेशन में ही चल रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 21 और अभी जो किया, अभी और इससे पहले वाला किया, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 19 20 21 तीनों इंपॉर्टेंट। और 21 देखो बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों, 21 रिपीट हो रहा है, तो इसको तो ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ अ प्लेन इज
if a plane has the intercepts a b c and is at a distance of p units from the origin, then this square के बराबर होगा। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म सीखी थी हमने प्लेन की, याद है बच्चों? लेट्स से कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, हमारा स्पेस है, तो इसमें अगर मान लो कोई प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है ना, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये क्या कह रहा है, इंटरसेप्ट एबीसी कह रहा है ना, दैट मींस ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0,0, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,b,0 और जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट बना रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0,c। फाइन। अब ये प्लेन जो है एक ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, मतलब ये प्लेन तो ऐसे कहीं लटक रहा होगा ना, ओरिजिन से उसकी दूरी, अब 3D में इमेजिन करो, ओरिजिन से जो उसकी दूरी है, ये ओरिजिन है, इससे इसकी जो दूरी है मान लो ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी है लेट्स से, तो ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी दे रखी है, p यूनिट्स, कितनी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है, तो ये प्लेन की p यूनिट्स दूरी दे रखी है ओरिजिन से, तो आपको प्रूव करना है कि ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। क्वेश्चन समझ आया? प्लेन की इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं और प्लेन की ओरिजिन से दूरी दे रखी है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, जब प्लेन के इंटरसेप्ट, ये फिगर तो आपको समझाने के लिए था, आप सिंपली बात करो कि अगर प्लेन के इंटरसेप्ट्स ए बी सी है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, मुझे बता दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने सीखा था, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, बोलो क्या था, x बाई ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब ये जो प्लेन है इसकी ओरिजिन से दूरी दे रखी है, ये जो प्लेन है इसकी किससे दूरी दे रखी है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है सब जानते हैं, 0,0,0, इससे इसकी दूरी दे रखी है, और कितनी दूरी दे रखी है, p यूनिट्स की दूरी दे रखी है। समझ आया क्या? कितनी दूरी दे रखी है बेटा, p यूनिट्स की दूरी दे रखी है। इक्वेशन सेट हो गया। आप एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच की दूरी निकालना जानते हैं बच्चों, एक प्लेन और एक पॉइंट की, सबसे लास्ट पार्ट था हमारे नोट सेक्शन में, एक प्लेन और एक पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन निकालना जानते हैं, वो निकाल के p के बराबर कर दो। वो दूरी कितनी दे रखी है आपको, p यूनिट्स दे रखी है। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो तो ये था, अगर आपको याद हो तो, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट n माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, इसका मॉडुलस। ओरिजिनल फॉर्म, अच्छा अपन कार्टेशियन में, सॉरी कार्टेशियन में बताओ क्या था फॉर्मूला, कार्टेशियन में फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये था क्या, बोलो? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए प्लेन निकालने का फॉर्मूला यही था। अब यहाँ पे x1 y1 z1 तो क्या है, वो पॉइंट है, और ABCD क्या है, प्लेन के कोएफिशिएंट्स। भाई प्लेन की इक्वेशन को आप कभी भी इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की फॉर्म में लिख सकते हो ना प्लेन की इक्वेशन को। तो यहाँ पे ABCD तो ये ABCD है, और x1 y1 z1 वो पॉइंट है 0,0,0 जो इस केस में है, और ABC नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट पुट द वैल्यूज, देखो a इंटू x1। अब मुझे बताओ इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आई, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। देखो ये तो है इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो इस जनरल इक्वेशन को इसकी इंटरसेप्ट वाली फॉर्म से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आई, बोलो 1/a। देखो ना यार, a के सीध में क्या आएगा 1/a। भाई यहां से चलो अगर मैं इंप्लाइज करूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 1/b, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/c। चलो तो a की वैल्यू 1/a, x1 क्या है, ये x1 y1 z1 है हमारे, x1 y1, भाई पॉइंट तो ओरिजिन ही दे रखा है ना उसने, पॉइंट ओरिजिन से दूरी, तो 1/a इंटू x1 0, b की वैल्यू 1/b इंटू y1b 0, और c की वैल्यू 1/c इंटू z1b 0, माइनस d की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, d की वैल्यू क्या है बेटा 1 यूनिट, होल डिवाइडेड बाय, ये इसका तो हो जाएगा मॉडुलस, होल डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1/a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू 1/b का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू बोलना 1/c का
होल स्क्वायर। अच्छा, और ये दूरी कितनी गिवन है हमको? क्वेश्चन में गिवन है कि ये दूरी कितनी है? फी यूनिट्स। इसको सॉल्व कर लो, जो आपको रिक्वायर्ड चीज चाहिए वो मिल जाएगी। देखो 1/a इंटू 0 0, 1/b इंटू 0 0, 1/c इंटू 0 0, क्या बचेगा? ये तो पूरा 0 हो गया। -1, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? +1। तो 1 डिवाइडेड बाय, नीचे होल स्क्वायर सॉल्व करो, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ये p। ठीक है, यहां से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं एज इट इज, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं एज इट इज, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, इस ब्लॉक में कर देता हूं मैं इसका रेसिप्रोकल। तो देखो रेसिप्रोकल करूंगा तो ये फ्लिप होके ऊपर बन जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। आरएचएस में p का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बोलो। अच्छा इसका रूट भी था, सॉरी, रूट तो लगाओ, यहाँ पे इसका रूट भी तो था ना, तो यहाँ पे अब इसका रूट भी लगेगा रेसिप्रोकल होने के बाद। और उधर क्या बचेगा? केवल और केवल क्या बचेगा वहां पे? बोलो, आरएचएस में क्या बचेगा? ठीक है, ये तो कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, 1/p बचेगा। p, हाँ, p का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते यू विल गेट योर आंसर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका स्क्वायर कर देंगे p स्क्वायर। प्रूव्ड। ये प्रूव करना था आपको, इसकी वैल्यू 1/p स्क्वायर के बराबर। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी, अगर आप ये लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना चाह रहे हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का सबसे पहली चीज हमने ये सीखी थी, याद करो, याद है? d इक्वल टू कैपिटल D बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, याद है क्या? तो कैपिटल D क्या है यहाँ पे? 1। कैपिटल D क्या है? 1। और मैग्नीट्यूड ऑफ n वही 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। तो बात तो वही पड़ेगी, 1 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है ना? 1 डिवाइडेड बाय दिस 1। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? चाहे से आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है, चाहे से आप फॉर्मूला से निकालो, ax1 by1 cz1 से, अदरवाइज चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये वाला जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? स्पेस में कोई भी पॉइंट हो ना, उससे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो ये है। एंड स्पेसिफिक वो पॉइंट ओरिजिन हो, तो फिर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला कन्वर्ट होकर ये बन जाता है, क्योंकि ये तो 0 0 0 हो गया, -d का मॉडुलस d रह गया, और नीचे केवल ये रह गया। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब तो क्या बचा? केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से कर लो इसको। तो यही डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, हाँ जी, लास्ट में जाते जाते मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला, याद है किसी को? मैं नोटबुक देखने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए। मैंने पहले आपको ये बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन जब टू प्लेन्स आएगा तो आपके कोर्स में केवल और केवल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का ही कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट कि हाँ हाँ मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2। तो पहले फाइंड आउट करो कि दोनों पैरेलल हैं क्या? यस दे आर पैरेलल। कैसे पता चल रहा है? देखो 2/4, 3/6, 4/8 बराबर है ना। तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा कि इसके जो इसको इसके बराबर कर दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, देखो कोई खास बात नहीं है। आपने पता कर लिया ना दोनों पैरेलल है? बोलो, पता कर लिया दोनों पैरेलल है? देखो कैसे निकालेंगे अपन डिस्टेंस। 2/, देखो यहाँ पे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8 है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म बराबर हो इस रेशियो के, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, केवल जो ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है वही बराबर होने चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 1/2 आ रहा है। सो द प्लेन्स आर पैरेलल। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला है बेटा मॉडुलस ऑफ d1 माइनस d2। अब सबसे पहले मुझे d1 निकालना पड़ेगा, फिर d2 निकालना पड़ेगा। बोलो इस इक्वेशन में से d1 कैसे निकालोगे? बोलो इस इक्वेशन में से d1 कैसे निकालोगे? d कैसे निकालते थे? अभी भी बताया मैंने, जैसे पिछले क्वेश्चन में
d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। d1 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे बेटा d का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालने का फॉर्मूला अभी भी बताया, d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दो प्लेन है तो इसको भी कैपिटल D1 कह देते हैं और उसको भी n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कह देते हैं, राइट। तो बोलो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का सम का रूट। इसको सॉल्व करो तो इट विल कम आउट टू बी 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट 29। ये तो आ गया आपका D1। चलो D2 निकालते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, कैपिटल D2 डिवाइडेड बाय n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो कैपिटल D2 क्या है, 12 डिवाइडेड बाय n2 वेक्टर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 116। तो 12 डिवाइडेड बाय रूट 116, रूट 116 शायद सॉल्व हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 रूट 29, 2 रूट 29 होगा क्या, देखना जरा। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2, 4 2 जा 8, हाँ बिल्कुल यही होगा। ठीक है, 2 से ये कट भी गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाय रूट। चलो जी, आपके पास D1 भी है, आपके पास D2 भी है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। हाँ, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, मॉडुलस जरूर लगाना क्योंकि आपको पता नहीं ना कौन सा प्लेन ज्यादा दूर है ओरिजिन से, है ना। तो 4 डिवाइडेड बाय रूट 29 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट 29 क्या होगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय रूट 29 का मॉडुलस, जो कि क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 29 यूनिट्स। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। और अच्छा, ऐसा फॉर्मूला आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, 2 बाय रूट 29 यूनिट्स। ये वाला फॉर्मूला आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना, प्लेन्स क्या होने चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, एक चीज तो ये क्लियर है। अब सुनना, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट करना चाहो, थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहो तो एक बार डिलीट कर दूं क्या इसको। देखो, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट करना चाहो तो सबसे पहले दोनों प्लेन्स पैरेलल ही मिलेंगे आपको, 100% क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले दोनों के नॉर्मल वेक्टर को बराबर कर दो। कैसे, ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 है ना, इसको भी अगर मैं 2 से काट दूं तो क्या बनेगा बोलो, 2x प्लस 3y प्लस 4z और RHS में 6। तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर हो गए बराबर, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। अब केवल इसका और इसका डिफरेंस ले लो, 6 माइनस 4 क्या होता है 2, और इस नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो जो कि रूट 29। दिस इज द डायरेक्टर। समझ में आया। पहले तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स बराबर कर दो काट पीट के, और उसके बाद जो RHS वाला पार्ट है उन दोनों का तो ले लो डिफरेंस। 6 माइनस 4 क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, इज दिस क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द प्लेन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। आपको चार ऑप्शन है कि दो प्लेन जो हैं परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं या पास थ्रू दिस पॉइंट करते हैं। देखो, परपेंडिकुलर होने के लिए इसका नॉर्मल वेक्टर इसके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। चेक करो एक एक। तो 2 5 जा 10, -1 इंटू माइनस 2.5 प्लस का 2.5 और 4 इंटू 10 40। क्या ये 0 हो रहा है, किसी एंगल से नहीं हो, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है। पैरेलल होने के लिए इनका ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो 2/5 और इधर आ जाओ -1 बाई -2.5 और इधर आ जाओ जरा 4 डिवाइडेड बाय 10। क्या ये तीनों रेशियो बराबर है, बिल्कुल। 2/5 तो 2/5 ही होगा। इसको 2.5 को 25/10 लिखेंगे, ऊपर जाके ये भी क्या बन जाएगा 2/5, माइनस माइनस कट जाएगा, और 4/10 को भी 2/5 लिख सकते हैं। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है यानी A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 है, दैट मींस प्लेन्स आर पैरेलल। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लेकिन मान लो ये भी गलत हो जाता, तो इंटरसेक्ट वाई एक्सिस से कैसे चेक करते। अब सुनो, वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट तो कर ही सकता है भाई, जैसे अपन लाइन होती है, बस ये चेक कर लेना वाई एक्सिस से पैरेलल तो नहीं। कोई भी प्लेन हमेशा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, बट वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो कभी वाई एक्सिस को नहीं छुएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट, इसमें वाई एक्सिस के सपोज करो वो पैरेलल होगा तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप चेक करो दोनों में वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या, नहीं। इसमें -1 है और इसमें, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है ना, दैट मींस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये है इसको चेक करने का तरीका। बाय द वे पैरेलल भी गलत हो जाता तो तीसरी चीज कैसे चेक करते। अच्छा, चौथी चीज चेक करने का तरीका क्या है,
अगर ये इस पॉइंट से पास करेंगे तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 0,0,5/4 उधर पुटअप करो एक्स वाई जेड की जगह, LHS RHS इक्वेट होते हैं तब तो वो उसका इस पॉइंट से पास करेगा। देखो तो 0 0 और 5/4 इंटू 5 कर तो रहा है, देखो 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 कर रहा है। देखो 2 x की जगह 0, y की जगह 0 और 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कटा, इसको प्लस करेंगे तो 5 ही तो आएगा और RHS में भी 5 आ रहा है, RHS में 5 आ रहा है। तो ये पॉइंट, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है। चलो सेकंड को चेक करो, तो इसमें पुटअप करोगे 0 0 और 10 इंटू 5/4, 2 से 2, 2 से 5, 5 5 जा 25, लेकिन इधर क्या है 6। तो ये वाला प्लेन इससे पास नहीं कर रहा, जबकि उसने क्या कहा था दोनों प्लेन पास करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। समझ में आई? चारों चीजों चेक करने का तरीका फिर से बताओ। परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे? डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नो। पैरेलल कैसे चेक करेंगे? उनके रेशियो इक्वल है तो वो पैरेलल है, अदरवाइज नो। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस कैसे चेक करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्या? अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पैरेलल है, अदरवाइज वो हमेशा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने की बात होती तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तब तो वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो हमेशा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरीके से चेक करेंगे। और पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे चेक करेंगे? पॉइंट को पुट करके, अगर पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है दैट मींस ये इससे पास कर रहा है, अदरवाइज नो। ठीक है बेलाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल है। ठीक है, क्लियर मिसलेनियस? तो आर यू रेडी फॉर टुमारोज टेस्ट एवरी वन ऑफ यू? ठीक है ना? तो कल 3D का टेस्ट है, सब लोग रेडी करके आना। आज फिजिक्स के प्रैक्टिकल से फ्री हो जाओ। कितने बजे फ्री हो जाओगे? क्या पता, मतलब कुछ भी नहीं पता, अरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आ जाओगे दोपहर तक तो, है ना? आते ही इसको रिपीट करना, इसको रिवाइज करना पूरे चैप्टर को, राइट फ्रॉम एक्सरसाइज 13 11.1 11.2 11.3 एंड मिसलेनियस, गो थ्रू द एग्जांपल्स। ऑब्वियसली कोई चीज अगर किसी के पैरेलल है तो उसको कैसे छुएगी, तो और वो पैरेलल है या नहीं कैसे पता करेंगे? y कोऑर्डिनेट 0 है क्या। ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल्स भी देख के आएंगे बच्चों, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक है, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.